और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गर्मी के मौसम में उड़द की खेती करके कमाए अच्छा लाभ। पशुओं में परजीवियों की समस्या और समाधान। बहुत से किसान भाई जिनके पास सिंचाई जल की भरपूर व्यवस्था है, वह अच्छे बाजार भाव के चलते जायद के मौसम में उड़द की खेती करते हैं। लेकिन अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन कर खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए बीजों की बुवाई के समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। तो आप कैसे करें इन कार्यों को, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर संजय सिंह। आज हम आपको उड़द की खेती के बारे में जानकारी देंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि उड़द का जो रकबा है वो इस समय खरीफ से होते हुए गर्मी तक पहुंच गया है और मुझे जहां तक ये महसूस हो रहा है कि कम से कम कई गुना एरिया ये समझ लीजिए कि आपका गर्मी में बढ़ा है उड़द का। तो ध्यान ये दीजिए कि कुछ ऐसे किसान भाई जिन्होंने कि किसी कारण से उनका खेत धान के बाद से भाई खाली रह गया है तो वो उड़द की खेती कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे किसान भाई जिन्होंने कि मटर की खेती, चूंकि मध्य प्रदेश बहुत सारी एरिया में मटर की खेती वाले किसान हैं, देर हो जाता है उनको तोड़ने में, तो वो भी खाली है, उसमें कर सकते हैं। उड़द की फसल से अधिक उत्पादन लाने के लिए उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना जरूरी होता है। तो आप गर्मी के मौसम में अच्छे उत्पादन के लिए PDU-1, T9, TPU-4, LVG-20 आदि में से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किस तरह की भूमि की जरूरत होती है, तो यहाँ आपको बताना चाहूंगा मैं कि उड़द की खेती के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसे हम काला कपास, काली मिट्टी जो कपास के लिए सबसे अनुकूल है वो वाली मिट्टी, या दूसरे बलुई दोमट हम जैसे सैंडी लोम बोलते हैं, वो जमीन इस फसल के लिए सही मानी जाती है। और अब दूसरी चीज़ ये हम बता रहे हैं कि अब हम अगर ऐसी तरह की ज़मीनें हमारे पास हैं तो हम इसकी भूमि की तैयारी करें कैसे। तो किसान भाई यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि जिनके खेत पहले से खाली पड़े हुए हैं उनके मैं बात बताना चाहूँगा कि पहले वो एक बार कल्टीवेटर से पूरे खेत की गहरी जुताई कर दें। उसके बाद आपका डिस्क हैरो से उसको पूरी तरह से मिट्टी को भुरभुरी करें। मिट्टी को भुरभुरी करने के बाद तीसरा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है आपके लिए वो होता है आपका पहले पलेवा करके डिस्क कल्टीवेटर के बाद डिस्क हैरो चलाए, उसके बाद आप पूरा स्क्रैपर से बढ़िया सा आपका मतलब समझ लीजिए उसकी मिट्टी को आप बढ़िया समतल बनाइए। इससे क्या हो जाता है कि अगर आपने समतल जमीन में अगर बोया हुआ है तो समतल करके बोया हुआ है तो मान के चलिए कि 5 से लेकर के 8% मैक्सिमम 10% तक उत्पादन में आपकी वृद्धि सिर्फ समतल करके बोने से हो सकती है। किसान भाइयों की किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उड़द की फसल में नत्रजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम, पोटाशा 40 और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय आधार खाद के रूप में उपयोग करें। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन उड़द की बुवाई फरवरी महीने के अंत से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक करनी चाहिए। बोनी में देरी होने पर फूल आते समय तापक्रम में वृद्धि के कारण फलियां कम बनती हैं, जिससे उड़द की उपज प्रभावित होती है। तीसरी चीज अब आपको बताना चाहेंगे बीज दर कितना होना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप
कुछ ऐसे लोग अगर इस चीज़ को हमारे किसान भाई हैं सुन रहे हैं और वो बीज से बीज बनाना चाह रहे हैं और शुद्ध बीज बनाना चाह रहे हैं, तो हम उनको हमेशा 8 से लेकर 12 किलो तक का प्रति एकड़ का सलाह देते हैं। लेकिन यदि आप ग्रेन उत्पादन करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हमारा 1 एकड़ में ज़्यादा उत्पादन हो और हम उसे बाजार में बेचें, तो किसान भाई उसको कम से कम 15 से लेकर 20 kg मिला करके आपको बुआई कर देना है। चौथी चीज़ जो हम बताना चाहेंगे यहाँ पर उपचार का, बीज उपचार का। किसान भाइयों आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। बीज उपचार में एक चीज़ ये है आपका कार्बाक्सिन 37.5% और थायरम 37.5%, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बाजार में उपलब्ध है। इसको आप 2 से लेके 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसको ट्रीट करें। उसके बाद जब इस ट्रीट करने के बाद सूख जाता है, आधे घंटे बाद ये बीज में मिलाने के बाद, तो उसमें 2 कल्चर जैसे राइजोबियम 5 ml प्रति केजी के हिसाब से और आपका PSB 5 ml प्रति केजी के हिसाब से आप इन दोनों को फिर से मिला लें। मिला करके बीज जब सूख जाता है तो उसे DAP में मिला करके बोनी करें। आप यहाँ ध्यान दें कि करीब लाइन से लाइन के जो बीज की दूरी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर के नीचे नहीं होनी चाहिए। और हम लोग खासकर ये भी ध्यान देते हैं पौधे से पौधे के बीज की दूरी वो 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर। अगर आप 20 किलो बो रहे हैं, 15 से लेकर 20 किलो दे रहे हैं आप, तो ये लगभग ये दूरी मेंटेन हो जाती है आपकी। किसान भाइयों, उड़द की फसल में बसंत और ग्रीष्म ऋतु में 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल पकने के 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए। खेत में पानी का भराव होने पर फालतू पानी को खेत से निकालते रहना चाहिए, जिससे मृदा में वायु संचार बना रहता है। खरपतवार नियंत्रण का, तो खरपतवार नियंत्रण में किसान भाई आप ध्यान दे लीजिएगा। इसमें जो हम लोगों ने बताया कि एक तो पहला यह है कि पहला प्री इमरजेंस, तो सबसे पहले यदि आपने अगर बुआई कर लिया, बुआई करने के बाद सूखे में बुआई किया है तो या यदि आपने पलेवा करके बुआई किया है, नमी है, तो 24 घंटे के अंदर में आपका पेंडीमेथ्रिन 1 से लेके 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे कर देना है। अब ये कम से कम जो पानी उसमें होना चाहिए वो कम से कम पानी आपका 200 लीटर एक एकड़ के हिसाब से तय होना चाहिए। मतलब 200 लीटर पानी में आप 1.5 लीटर आपका पेंडीमेथ्रिन डाल करके आप समझिए स्प्रे कर दें। खास तरफ ये भी ध्यान देना है, स्प्रे आप हमेशा आगे से होकर पीछे तक करते, जैसे फिर भी आप पैर से चलें तो पैर से उसकी लाइन टूटे ना, क्योंकि फिल्म बनता है तो उससे क्या हो जाता है कि आपके जितने भी मतलब बीज जो उगेगा तो भाई पूरी सिर्फ बीज ही उगेगा, कचरा कोई भी नहीं उगेगा। तो ये रहे किसान भाइयों आपको मतलब उड़द के अच्छे बीज उत्पादन और अच्छे खेती का जैसे कर सकते हैं आप, ये तरीके हैं। अगर किसान भाई हमारे बताए गए इन तरीकों को यदि आप अपनाते हैं, निश्चित ही आपको अच्छी पैदावार मिलेंगी और एक अच्छा मुनाफा इससे कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ये नया इंडिया भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले के बाहर कर रहे प्रदर्शन। एनएचएम में काम करने वाले कर्मचारियों को मर्ज करने की मांग। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में कमलनाथ के नदारत रहने पर नरोत्तम मिश्रा ने उठाया सवाल। कहा राहुल गांधी के साथ कमलनाथ के मतभेद पिछली कई घटनाएं इस बात का संकेत। रीवा के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को मिला जीआई टैग। सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। पीएम मोदी का जताया आभार। शिवपुरी में अतीक अहमद के काफिले से टकराया मवेशी। 30 सेकंड के लिए रोका गया गाड़ी का काफिला। घटनास्थल का वीडियो आया सामने। प्रदेश में लाडली बहना योजना के लिए महिलाओं में दिखा उत्साह। एक दिन में भरे गए 1,75,000 आवेदन। फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी। मध्य प्रदेश में आज भी ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली। अपने देश में किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन इन पशुओं में कई बार परजीवियों का प्रकोप होता रहता है, जिनका यदि समय पर निदान नहीं किया गया तो पशु कमजोर तो हो ही जाते हैं, साथ ही पशुओं का दूध उत्पादन भी गिर जाता है। तो पशुपालक भाइयों, आप इस गंभीर समस्या को देखते हुए किस प्रकार से करें पशुओं में परजीवियों की समस्या का समाधान, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ वंशीधर यादव से।
पशुपालक भाइयों, मैं आज आपको पशुओं के बाह्य और आंतरिक परजीवियों के बारे में बताऊंगा। पहले पशुपालक भाइयों, आपको मैं पशुओं के बाह्य जीवी परजीवियों के बारे में बताता हूं, जो एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। एक्टोपैरासाइट्स टिक्स, जूं, चींचड़ी, ये जो पशुओं पे खून चूसते रहते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते। इसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर देखने में पड़ता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। अब इन एक्टोपैरासाइट्स की वजह से जानवर कमज़ोर रहा तो दूध भी नहीं देगा और कमज़ोर भी रहेगा, टाइम पर ज्ञापन नहीं होगा, ग्रोथ उसकी सही नहीं रहेगी। तो पशुपालक भाइयों से निवेदन है, आप पशुओं को बाह्य परजीवी के लिए आजकल साबुन भी आता है साइपरमेथ्रिन का, साइपरमेथ्रिन लिक्विड भी आती है, आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन भी आता है। तो इन पशुओं के अपन आयुर्मेक्टिन का इंजेक्शन लगाते रहें, जिससे जूं, चिचड़ी, खाज, खोरा वगैरह सब ये बाह्य परजीवी खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो परमेथिन का साबुन आता है, उस साबुन से जानवरों को हर 5 या 7 दिन से एक बार नहलाना चाहिए, जिससे एक्टोपैरासाइट्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मुसीका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सकें, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और जो बचा हुआ पानी रहता है उसको भी अपन नीम के पत्तों से या किसी स्प्रे के द्वारा, जहाँ पर पशु को बांधते हैं बाड़ा वगैरह रहता है, उसके ज़मीन पे, बाहरी दीवारों पर छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे बिल्कुल भी बाह्य परजीवी नहीं होंगे। अब पशुपालक भाइयों में अंतः परजीवी के बारे में बताऊं, जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोलकृमि, फीताकृमि आदि पशुओं में दूषित चारा, दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। जब भी भैंस या गाय ब्याती है तो उसका जो बछड़ा या पाड़ा होता है, उसको 15 दिन का होते होते उसको पेट के कीड़े की दवाई ज़रूर दे देनी चाहिए। 15 दिन का होते होते उसके दूध से या मिट्टी से कीड़े हो जाते हैं पेट में, तो कीड़ा हो जाएगा तो जानवर के आपकी चमड़ी से पता लग जाएगा, चमड़ी रूखी रूखी हो जाएंगे, बाल उड़ने लग जाएंगे, या पाड़ा या बछड़ी है वो भी है जो कमज़ोर होकर सुस्त होकर पड़ा रहेगा। पशुपालक भाइयों, इनको 15 दिन का होते ही कीड़े की दवाई जो हॉस्पिटल में मिलती है, बाज़ार में मिलती है, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, पिपराजीन, कई नाम से मिलती है, तो आप ज़रूर इनको 15 दिन की होते ही दवाई पिला देनी चाहिए। उसके बाद में फिर 15 दिन के बाद में उसको कीड़े की दवाई दे देनी चाहिए। फिर महीने उसको कम से कम 6 महीने तक कीड़े की दवाई देते रहना चाहिए। इसके बाद में जानवर बड़ा हो जाए तो 3-3 महीने के अंतराल पे कीड़े की दवाई देते रहना चाहिए। बड़ा जानवर हो जाता है तो बड़े जानवर के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो जानवर कमज़ोर हो जाएगा, टाइम पर ज्ञापन नहीं होगा, दूध की मात्रा कम हो जाएगी। तो इनके अंतः परजीवी के लिए अंदर जो पैरासाइट्स है, लीवर फ्लूक है, एस्केरिस है, टेपवर्म है, जो भी है, इनके सब के लिए एल्बेंडाजोल जो खाली रहता है, जो ज्ञापन नहीं है जानवर, उनके लिए एल्बेंडाजोल दे देते हैं, और जो ज्ञापन होता है उनको फेनबेंडाजोल बोलस या लिक्विड जो भी है वो पिला देते हैं, या वही आयुर्मेक्टिन का इंजेक्शन लगवा देते हैं, जिससे टाइम पर जानवर होशियार रहेगा, टाइम पर दूध देगा और ज्ञापन होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, टाइम पर ही जानवर ज्ञापन हो जाएगा। परजीवी से बचाव के लिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें। हो सके तो सप्ताह में एक बार पशुशाला को लाल दवा या फिनाइल से धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। पशुओं को बरसात के दिनों में चारागाह चराने न ले जाएं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से पशुओं के लिए चारा न लाएं, क्योंकि ऐसे इलाकों में चारा परजीवियों और अन्य फफूंद से दूषित होता है। पशुओं को चारा देने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। पशुपालक भाइयों, चारा महंगा, पशु आहार महंगा। अब जानवर का यदि दूध कम दे रहा है, अपन दिन भर उसकी मेहनत करते हैं तो कम दे रहा है, तो जो नुकसान हो रहा है वो आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए समय समय पर इनको बाह्य और अंतः परजीवी की दवाई जरूर पिलानी चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले के बाहर कर रहे प्रदर्शन। एनएचएम में काम करने वाले कर्मचारियों को मर्ज करने की मांग। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में कमलनाथ के नदारत रहने पर नरोत्तम मिश्रा ने उठाया सवाल। कहा, राहुल गांधी के साथ कमलनाथ के मतभेद पिछली कई घटनाएं इस बात का संकेत। रीवा के सुंदरजा, आम और मुरैना की गजक को मिला जीआई टैग। सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। पीएम मोदी का जताया आभार। शिवपुरी में अतीक अहमद ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के आधार पर जिला बलरामपुर और इससे लगे हुए आसपास के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आसमान में मुख्यतः साफ या आंशिक बादल छाए रहने के संकेत हैं। इसके अलावा हल्की वर्षा भी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में हवा पूर्व पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। हवा की गति लगभग 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने की संभावना है। लगातार बदली के मौसम को देखते हुए ग्रीष्मकालीन सब्जी, दलहनी और तिलहनी फसलों में माहू के प्रकोप की संभावना है। इसके लिए सतत निगरानी रखें। कीट के प्रारंभिक अवस्था में जैविक नियंत्रण के लिए नीम आधारित दवाओं का छिड़काव करें। यदि कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाई गेहूं की फसल में बारिश के पानी को जमा न होने दें। यदि बारिश होती है तो खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। समय से बोई गई गेहूं की फसल बाली निकलने से फूल आने की अवस्था में आ गई है। इस समय हल्की बारिश की संभावना है जिससे खेतों में अच्छी नमी आ जाएगी। इसी को देखते हुए उर्वरक की बची हुई मात्रा को बारिश खुलने पर खेत में प्रयोग करें। किसान भाइयों, चना की फसल में बारिश के पानी को जमा न होने दें। यदि बारिश होती है तो खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। गन्ने की फसल को तेज हवा से गिरने से बचाने के लिए पौधों की जड़ों के पास में मिट्टी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बांस की डंडियों को जमीन में गड़ाकर गन्ने के पौधों को सहारा दिया जा सकता है। केला एवं पपीता के पौधों को तेज हवा से गिरने से बचाने के लिए पौधे की जड़ों के पास में मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। इसके अलावा बांस के डंडों को जमीन में गड़ाकर भी इन पौधों को सहारा दिया जा सकता है। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ ओला गिरने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सब्जियों वाली फसलों की तुड़ाई कर बाजार में भेजें। गाभिन गायों को गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में 10 से 15 किलो हरा चारा, 30 से 35 ग्राम खनिज मिश्रण और 30 ग्राम साधारण नमक प्रतिदिन खिलाना चाहिए। बारिश और ओलावृष्टि के समय मवेशियों बकरियों को घर के अंदर रखें और बाहर चरने के लिए ना ले जाएं। मधुमक्खी पालन कर रहे किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मधुमक्खियों की पेटियों को साफ सुथरा रखें एवं इस समय मधु निष्कासन का उत्तम समय चल रहा है।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धौंदा जिला नीमच के कृषक प्रकाश माली ने। ये आम के बाग में पुष्प गुच्छ रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रकाश माली जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, आज मैंगो में एक बहुत ही कह सकते हैं कि ज़बरदस्त जो बीमारी लगती है, खास करके मैंगो मालफॉर्मेशन, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि ये बीमारी जब सीजन में आ जाता है तो उपज में 70% तक 70% तक कह सकते हैं उपज में कमी आ जाती है। तो मैंगो मालफॉर्मेशन वास्तव में इसके कई कारक है जिसके कारण से ये मैंगो मालफॉर्मेशन खास करके मैंगो में देखने को मिलता है। सही अर्थ में पूछा जाए तो मैंगो मालफॉर्मेशन फफूंद के द्वारा भी होता है, मैंगो मालफॉर्मेशन वायरस के इन्फेक्शन के कारण भी होता है, मैंगो मालफॉर्मेशन माइट के अटैक के कारण भी होता है। तो इसके कई कारक है, इस तरह से कह सकते हैं कि मैंगो मालफॉर्मेशन के कई कारक हैं जिसके कारण से मैंगो मालफॉर्मेशन होता है। मैंगो मालफॉर्मेशन में जनरली फफूंद के कारण देखा गया होता है। एक फफूंद जो फ्यूजेरियम नामक एक फफूंद है, फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी, उसी फफूंद के कारण से ये बीमारी देखने को खास करके मिलती है। आम का गुच्छा रोग आम के वृक्षों पर होने वाला एक रोग है। प्रायः इस रोग के कारकों में फुजेरियम नामक फफूंद के कारण होता है, किंतु अनेक विशेषज्ञों का मत है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोन का असंतुलन है। गुच्छा रोग से ग्रसित आम के पेड़ में पत्तियों एवं फूलों में असामान्य वृद्धि एवं फल विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस रोग के कारण आम के उत्पादन में कमी होती है। आम की टहनी पर एक पट्टी के स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियों का गुच्छा बन जाना, तने की गांठों के बीच अंतराल अत्यधिक कम हो जाना, पत्तियों का कड़ा हो जाना, बाद में यह गुच्छा नीचे की ओर झुक जाता है जो बंची टॉप जैसा दिखता है। इसके लक्षण पौधों में खासकर दिखाई पड़ते हैं। जनरली देखा जाता है नवंबर दिसंबर महीने में ही इसका अटैक शुरू होता है, लेकिन यह विकराल रूप ले लेता है जब मैंगो में फ्रूटिंग होने की अवस्था आती है, या कह सकते हैं मैंगो में जब मंजर बनने की अवस्था आती है। उस समय जनरली देखा जाता है कि खास करके इसके फूल में, फूल मतलब कहने का मतलब है जहाँ पर नए नए जिसको जो फूल निकलते हैं या कसते जहाँ नया नया उसका जो मंजर आता है उस जगह वो ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, मैंगो मालफॉर्मेशन, मैंगो के जो मालफॉर्मेशन जो हो रहा है, या कह सकते हैं जो भी जहाँ मंजर बनता है उसी में कुछ काले काले जैसे लगता है कि झुंड में खुद दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण से उपज में भारी कमी आती है। इसके कारण से देखा गया है जो सूट है, खास करके जो उसके तने जो कह सकते हैं जिसमें कि जो मंजर लगता है उसमें उसका नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो सूट जनरली जो बोलते हैं हम लोग हैं, उस सूट का नॉर्मल ग्रोथ नहीं होता है, या कह सकते हैं दो इंटरनोड का जो दूरी है वो धीरे धीरे कम हो जाता है इस मैंगो मालफॉर्मेशन के कारण से। और ठीक से पत्ते भी अच्छे नहीं बन पाते हैं, पत्ता का साइज भी छोटा हो जाता है, फूल उसमें जो है फूल काला काला फंगस के रूप ले लेता है, या कसते काला काला पदार्थ के रूप में उसका रूप ले लेता है, जिसके कारण से मंजर बनते नहीं हैं। तो इस तरह से मैंगो मालफॉर्मेशन जो खासकर देखा गया है फ्लोरल पार्ट पे होता है, जनरली देखने को मिलता है, या फूल वाला भाग जो होता है खास करके, तो उसके कारण से ठीक से आम बन नहीं पाता है, और कह सकते हैं कि इस तरह से उपज में भारी कमी आ जाती है। आम के पौधों को गुच्छा रोग से बचाने के लिए रोगग्रस्त पुष्पों की मंजरियों को 30 से 40 सेंटीमीटर नीचे से कटाई कर दे और जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दे। रोपाई करने से पहले रोग मुक्त पौधों का चयन करें। प्रारंभिक अवस्था में जनवरी फरवरी माह में ग्रसित पुष्पों बौर को तोड़ दे एवं अधिक प्रकोप होने पर NAA 200 ppm की 900 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर लें। तो अब इसके निदान के बारे में मैं आपको किसान भाई बताना चाहूँगा। मैंगो मालफॉर्मेशन जनरली जो होता है हम लोग को समय पर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। तो जिनके पास में आम का ऑर्चर्ड है, जिस किसान के पास में, उनको नवंबर महीना से ही उसमें दवा का छिड़काव स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हम इसलिए सलाह देते हैं हम लोग कि खास करके इमिडाक्लोप्रिड 1 ml
1 ml प्रति 2 लीटर पानी या आधा ml प्रति लीटर पानी का घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग डाइक्लोरोवोस इंसेक्टिसाइड है, उसका भी कह सकते हैं कि 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने से आराम से हम कह सकते हैं कि मैंगो माल फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। या इसके अलावा हम लोग कुछ इसमें फफूंदनाशी का भी सलाह देते हैं स्प्रे करने के लिए। उसके लिए जनरली हम लोग बोलते हैं कि बेबिस्टिन नामक दवा आधा ग्राम से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाना चाहिए। उसका छिड़काव करके मैंगो माल फॉर्मेशन को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल